नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर कुमार। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु भक्त कौशल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम NCERT बुक सरकारी वाली जो होती है उसमें आपका चैप्टर है व्रत, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज्यामिति से जो डर था वो आज आपका हम दूर कर देंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले दोस्तों, कोई भी चैप्टर हो, चाहे आपका बीजगणित का हो, चाहे अर्थमेटिक का हो, चाहे आपकी ज्यामिति हो, सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम व्रत के बारे में पढ़ते हैं कि व्रत होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक निश्चित बिंदु, व्रत की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्रत क्या है, तो आप कह दो कि व्रत एक गोलाकार आकृति होती है। सिंपल, बस क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे और व्रत के बारे में, लेकिन इन सभी से बढ़कर आपकी जो मेन परिभाषा और अन्य गणितज्ञों ने और हमारे सहायक अध्यापकों ने जो आपको बताया है, उसमें सबसे बेस्ट परिभाषा यही होती है। क्या होती है, आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कि मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु है आपका, ठीक, और इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को ही हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। याद रखिएगा, इसको मैं लिखवाएंगे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को ही व्रत कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों व्रत की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए व्रत से संबंधित कुछ हम अन्य जो तथ्य हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि ये आपका एक व्रत है। ओके, ये आपका एक व्रत हो गया। इसमें एक जो निश्चित बिंदु होता है, इस निश्चित बिंदु को ही क्या कहते हैं, केंद्र बोला जाता है। इसको बोला जाता है केंद्र। ठीक, और एक चीज आप याद करिए, मैंने आपको बताया किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को ही व्रत कहते हैं। तो ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु आपके हैं। समझे मेरी बात, इस पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु आपके सटे हुए हैं। ठीक, तो जब हम इस निश्चित जो आपका ये केंद्र है, यानी कि जो निश्चित बिंदु है, इससे यदि हम किसी व्रत पर स्थित किसी एक बिंदु को जब हम मिलाते हैं इस तरह से, तो इसको हम कह देते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा कैसे बताना है कि केंद्र से व्रत पर स्थित किसी एक बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। यदि दोस्तों ये एक बिंदु हो गया और व्रत पर स्थित एक ये बिंदु हो गया, यदि इनको हम आपस में इस तरह से मिला दें, तो यानी कि इसका नाम दे दिया जाता है जीवा। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों कहा जाता है जीवा। परिभाषा कैसे क्लियर करोगे, व्रत पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। ओके, अगर मैं फिर आपसे कहूं कि इस व्रत पर कितने बिंदु हैं, तो आप कहोगे अपरिमित रूप से अनेक बिंदु। तो किन्हीं अगर इस तरह से आपस में इनको इस तरह से मिलाते रहें, तो आप ये ज्ञात नहीं कर सकते हो कि इस पर कितनी आपकी जीवाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि बिंदु मैंने आपको सुविधा के लिए केवल बता दिया, लेकिन ये इतने पास में आपस में सटे हुए हैं कि जिनको हम इमेजिन नहीं कर सकते। समझो, केवल एक प्रकार से केवल कल्पना हम मतलब कह सकते हैं कि इस पर सपोर्ट इसी तरह से आपस में बहुत सारे बिंदु जुड़े होंगे। तो ये जो जीवाएं हैं, इस व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं होती हैं, और इसी तरह से किसी भी व्रत में अपरिमित रूप से अनेक त्रिज्याएं आपकी होती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बिंदु है और आपका ये बिंदु है। ठीक है, जब ये है बिंदु और जब इन दोनों को बिंदुओं को हम मिलाएं, सपोर्टेड, मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु होगा आपका, तो ये वाली जो रेखा है व्रत के दो बिंदुओं को तो स्पर्श करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक निश्चित बिंदु अर्थात व्रत के केंद्र से होकर जाती है। तो है तो ये जीवा ही, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है। तो गणितज्ञ लोगों ने सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास कह दिया। क्या कह दिया, व्यास। इसका नाम व्यास कह दिया। व्यास की अंग्रेजी होती है डायमीटर, इसलिए इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, ये भैया व्रत का केंद्र है और एक ये बिंदु, तो अभी मैंने बताया कि ये होनी चाहिए त्रिज्या और ये भी होनी चाहिए त्रिज्या। तब देखो
यहाँ से यहाँ तक इसका नाम यदि मैं एक हूँ, इसका नाम यदि मैं बी हूँ, तो यानी कि ए बी जो है आपकी क्या है, आप कहोगे ए बी हमारा व्यास है। ओके, ये किसके बराबर है, तो ये भैया इसका नाम अगर मैं ओ कर दूं तो यहाँ से ए ओ बराबर किसके होगा, ओ ए और प्लस ओ बी के। ओके, तो ओ ए मतलब आर और प्लस ओ बी मतलब आर, तो इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ पर इसका प्रतीक लिख दो यानी कि डी, यानी कि डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 2r। यानी कि अब ये d बराबर 2r मतलब ये प्रदर्शित करता है कि व्यास और त्रिज्या का यह संबंध आपको प्रदर्शित करता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक इसी तरह से यदि इस वाले और इस वाले पोर्शन को ओके मैं अलग कर लूँ, अब सबसे पहले इसको चलो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो ये आपकी यहाँ से आप कोई भी फीता लीजिए और इसकी पूरी बाउंड्री आप इस तरह से इसको आप माप लीजिए, मेरी बात समझिए। तो आप कहोगे किसी भी वृत्त की वृत्ताकार परिसीमा को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि, इसको बोल दिया जाता है वृत्त की परिधि। अब परिधि भी बोल दिया जाता है, इसको आप परिमाप भी बोल सकते हो, मेरी बात समझिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। परिधि को ही परिमाप कहते हैं। पर मतलब चारों ओर माप में मापना, कोई भी आकृति हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, अगर उसकी आप चारों ओर उसकी यदि बाउंड्री आप मापते हो उसी को परिमाप बोला जाता है। तो ये वृत्त था इसलिए वृत्ताकार परिसीमा को ही क्या कहते हैं, परिधि बोलते हैं। और इस परिधि का एक सूत्र निकल कर आता है जिसको कहते हैं 2πr। ओके, 2πr ये होता है, इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि परिधि बराबर 2πr होता है। दोस्तों आइए आगे हम आपको बताते हैं, ज्यादा कुछ इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें छिपी हुई हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ हम ना बताते हुए आपको जो आपके टॉपिक से संबंधित है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ज़्यादा समय ना लीजिए, कभी जब टाइम फ्री मिलेगा तो इसके बारे में बहुत सारी इसकी गहराई से आपको हम बताएंगे। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम आगे पढ़ाते हैं। दोस्तों तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो आपके प्रश्नावली 10.1 से संबंधित जो आपके मुख्य मुख्य तथ्य उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये आपका मान लीजिए व्रत है, ओके, इसका एक केंद्र है, इसका भी एक केंद्र होगा, इसका भी भैया एक केंद्र होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैं एक इस तरह से एक लाइन ड्रा करूं, मेरी बात नोट करिए, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा किया, तो इस व्रत के सापेक्ष में आप बताइए ये वाली जो लाइन है क्या इस व्रत को टच कर रही है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। यानी कि वह रेखा जो व्रत को स्पर्श नहीं करती है। ठीक, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। ओके, यानी कि वह रेखा जो व्रत के किसी भी बिंदु को स्पर्श नहीं करती है अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने भैया ये वाली एक लाइन खींच दी, जब ये वाली लाइन खींची तो यहाँ पर एक भैया बिंदु टच किया और यहाँ पर एक भैया इसने बिंदु टच किया, यानी कि वह रेखा जो व्रत के दो बिंदुओं को काटती है या दो बिंदुओं को काटती हुई गुजरती है, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ओके, और इस प्रतिच्छेदी रेखा को ही हम छेदक रेखा के नाम से जानते हैं, छेदक रेखा, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को हम छेदक रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, यानी कि अब छेदक रेखा अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, यानी कि छेदक रेखा वह रेखा होती है जो व्रत के दो बिंदुओं को काटते हुए गुजरती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, लेकिन एक बिंदु यहाँ पर है और इस बिंदु को काटती हुई एक या स्पर्श करती हुई एक लाइन गुजर रही हो इस तरह से, केवल एक बिंदु को, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। और जो ये बिंदु होता है इसको हम बोल देते हैं स्पर्श बिंदु। ओके, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, याद रखिएगा। ओके, यानी कि स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो व्रत के केवल एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरती है। ओके, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया ये व्रत का केंद्र होता है और ये इस पर एक स्थित एक बिंदु है, जब इसको हम आपस में मिलाते हैं तो ये त्रिज्या होती, बताया था मैंने आपको, ये त्रिज्या होती है।
तो यहाँ से एक चीज नोट करिएगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे परस्पर समकोण पर होती हैं। किस पर होती हैं? समकोण पर। इसका मैंने यहाँ पर जिक्र क्यों किया? क्योंकि अभी इसका आगे काम आएगा। यह रहा प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन। कह रहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इसके बारे में चलो साथ साथ में और मैं आपको बताता चलता हूँ कि वृत्त का केंद्र होता, इस वृत्त पर बहुत सारे क्या होते हैं आपके, असंख्य आपके क्या होते हैं भैया, बिंदु होते हैं। और आपको पता है कि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को टच करती हुई जाती, बताइए, एक बिंदु को टच करते हुए जाती है। तो आप बताइए कि जब इस वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को टच करती है, तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएंगी? अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका हल यहाँ पर कर दीजिए, क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक। ओके, ये रहा इसका पहला आंसर। फिर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जो स्पर्श रेखा है उस वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? तो अभी मैंने बताया केवल एक बिंदु पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बस जस्ट क्लियर। फिर लिखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैंने भी आपको पहले जिक्र करके बताया था कि यानी कि वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हुई गुजरती है क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। बताया था, छेदक रेखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। फिर आइए, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसके बारे में जिक्र आप चलो हम कर देते हैं। देखो, ये मान लीजिए आपका कोई वृत्त है, ओके, ये आपका कोई वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र ओ है। ये मान लीजिए इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, मैंने केवल 2-4 बिंदु आपके सामने लिए हैं बस। देखो, एक बिंदु को टच करती है स्पर्श रेखा, एक बिंदु को भैया टच करती है स्पर्श रेखा, समझ रहे हो? एक बिंदु को टच करती है स्पर्श रेखा, एक बिंदु को टच करती है केवल स्पर्श रेखा। यहाँ देख लीजिए, सपोर्टेड मान लीजिए यहाँ पर ये आपका बना हुआ और यहाँ पर एक बिंदु ऐसे करके। तो देखो, समांतर स्पर्श रेखा क्या होती है? यानी कि जो एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने हो, और इसके साथ साथ कंडीशन क्या होती है? इनके बीच की जो दूरी हो वो समान रहती है। चाहे इनको आगे जितना बढ़ाएं चाहे जितना इनको हम पीछे करें, यानी चाहे जितना आगे करें चाहे जितना पीछे करें, इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए और एक दूसरे को कभी ना काटे। वो अलग बात है कि अनंत पर काटती है, लेकिन अनंत के बारे में को ज्ञात नहीं, तो हम यही कह सकते हैं कि एक दूसरे को कभी भी ना काटती। तो देखो, आप अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक समांतर रेखा खींचते हैं ऐसे करके, तो इसके समांतर कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए, जो संभव नहीं है। यानी कि केवल हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये और ये हो गई और ये हो गई। तो यहाँ पर केवल आपका क्या आंसर होगा? 2। इसको हम रेड से लिख दे रहे हैं केवल, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा आपका? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर अगला ये कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि ये वृत्त है और वृत्त पर स्थित जो बिंदु है और जो स्पर्श रेखा है, इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जस्ट मैंने भी आपको पहले बताया था, क्या? स्पर्श बिंदु। यदि आपसे कोई स्पर्श बिंदु की परिभाषा पूछ ले तो क्या बताओगे? वह बिंदु, कहोगे वह बिंदु जो स्पर्श रेखा तथा वृत्त दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, आइए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, ये रहा प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मैंने वृत्त बना लिया। और फिर स्पर्श साफ साफ कह रहा है कि स्पर्श रेखा, यानी कि कह रहा है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यानी कि इस पर भैया क्या है? एक स्पर्श रेखा
और फिर कह रहा पी क्यू, यानी कि जो ये पी और क्यू है और केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर भैया 12 सेंटीमीटर, और ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले दिया गया। और फिर कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई क्या थी। सिंपल मैंने आपको बताया क्या कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर एक दूसरे पर कितने पर होती हैं, 90 पर होती है, समकोण पर होती है। बस ले लीजिए समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, बस इसका हल देखिए तुरंत। ठीक, इसका अगर आपको हल ऐसे हम बता रहे, देखो इतना हो गया, फिर देखो ये जाहिर सी बात है कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया, आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, बराबर हम 144 और माइनस 25। तो 144 में से आप 25 निकालोगे कितना बचेगा आपका 119 आएगा, और फिर इधर क्यूपी का जो स्क्वायर है उस पर चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट यही आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखोगे समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मान कितना दिया गया, 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू निकालना ही हमको, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी कितना है, ओपी भैया 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब देखो बराबर हम 144, यह इधर आएगा तो माइनस का 25 बराबर इधर कितना रह जाएगा पी क्यू, और इसका ये इस पर रूट चढ़ जाएगा। समझ रहे हो कितना बचा, यहाँ से देखिए 119 बराबर पी क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों सवाल नंबर हम इसका अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये रहा इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वृत्त खींचे और एक दी गई रेखा के समांतर। साफ साफ कह रहा है कि एक मैंने एक वृत्त भैया खींच लिया, फिर कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर, तो मैंने मान लिया कि एक दी गई रेखा जिसका नाम भैया क्या है, एल है। ठीक, रेखा के समांतर दो ऐसी, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, अर्थात स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए भैया जा रही हो। तो ये मैंने एक स्पर्श रेखा एम खींच ली। फिर कह रहा है दूसरी छेदक रेखा हो और समांतर होनी, छेदक रेखा मतलब दो बिंदुओं को टच करती हुई हो, तो ये हो गई भैया एल एम एन नाम की एक छेदक रेखा। ओके, तो इन दो बिंदुओं को टच करते हुए जा रही है। बस देखो दोस्तों, इसको अगर रचना इसकी करना होगा तो आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम यहाँ पर लिखना, सर्वप्रथम हमने ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, ठीक, और एल नाम की दी गई रेखा के समांतर हमने एम नाम की एक स्पर्श रेखा खींची, तथा इसके समांतर मैंने एन नाम की एक छेदक रेखा खींची। बस आशा करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में फिल कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।